रंगमंच करते समय सात्विक भाव भी आते हैं उस नट में, उस नायक में। मेरे पीछे बोलेंगे, स्तंभः स्वेदोत्थ रोमांच स्वर भंगोत्थ वेपथु स्वर भंगोत्थ वेपथु वैवर्ण्यम् अश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृताः स्तंभः स्वेदोत्थ रोमांच स्वर भंगोत्थ वेपथुः वैवर्ण्यम् अश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विकः स्मृताः। सात्विक भाव जो हैं वो 8 हैं और पहला है उसमें स्तंभः। स्तंभित होना। आप क्या करेंगे, अपने हाथ में एक सांप का एक केंचुली डाल लेंगे, मतलब एक आर्टिफिशियल एक केंचुली पूरे हाथ में डाल लें और उस हाथ को आप पीछे छुपाएं। और कोई बच्चा आ रहा है, कोई आपका सहपाठी आपका मित्र आ रहा है और आप उसके मुंह पे आके एकदम उस हाथ को कर देंगे, क्या होगा? स्तंभित हो जाए। जब एकदम से कोई चीज आ जाती है तो वो भाव कौन सा आता है? और ये कौन सा भाव है? सात्विक भाव। तो पहला आ गया स्तंभ। दूसरा है स्वेद, पसीना। रंगमंच पे जब आपको परिश्रम दिखाना है तो उसके लिए पसीना दिखाना पड़ेगा। आप दिखा रहे हैं कि बड़ा कष्ट में आदमी और उसका चेहरा जो है खिलखिला रहा है, पूरा उसका कॉस्ट्यूम लगा हुआ है, उसका मेकअप हुआ है, मेकअप हिला नहीं है, वो नहीं लगेगा कि मेहनत कर रहा है। कोई फिल्म है, आप देखिए फिल्म में एक दिहाड़ीदार मजदूर दिखाना है आपको तो उसके माथे पे पसीना दिखाना पड़ेगा आपको। वो चाहे आर्टिफिशियल हो, आप छींटे मार के लगा दो, लेकिन पसीना आपको दिखाना पड़ेगा। ये सात्विक भाव है। अग्रिम है रोमांच। वो रोमांच रंगमंच पे दिखना चाहिए, रोमांचित हो जाना चाहिए। कोई ऐसी स्थिति आ जाए, इतना प्रसन्न हो जाए कोई, राम जी अयोध्या में आ रहे हैं तो भरत रोमांचित दिखना चाहिए आपको। रोमांचित नहीं होगा तो उससे वो रस की अनुभूति, रस की प्रतीति नहीं हो पाएगी। लोग बताते हैं कि जब रामायण चलती थी तो लोग रोते थे। जब सीता का हरण हुआ, कई लोगों को हार्ट अटैक तक हो गया। और अभी का थोड़े दिन का बात है, लॉकडाउन की बात है, जो रावण का जिन्होंने अभिनय किया था, वो जब रामायण को देख रहे थे, वो वीडियो आया था। तो जब सीता को पकड़ा था, रावण ने पकड़ा था, मतलब उस पात्र ने पकड़ा था, और वो टीवी देख रहे हैं तो वो रो रहे हैं और वो ऐसे कर रहे हैं, मैंने गलत किया। हालांकि वो तो नायक थे, उसमें एक नाटक का पात्र था और वो रो रहा है। वो किस कारण से हुआ? उस नाटक की जो एक उसमें जीवंत जो उसमें एक्टिंग हुई है ना, वो एक्टिंग किससे आती है? सात्विक भावों से आती है। कि राम जी भरत से मिल रहे हैं और भरत के रोंगटे खड़े नहीं हो रहे ना, ठीक है राम आ गया, अच्छा ठीक है राम जी आ गया, बहुत अच्छा। इससे कोई अच्छी एक्टिंग नहीं होगी। हो सकता है उसको आंसू दिखाने पड़ेंगे, उसके रोंगटे खड़े हो जाए, वो कांपने लगे थोड़ा थोड़ा। स्तंभः स्वेदोत्थ रोमांच स्वरभंगोत वेपथुः, कंपन होनी चाहिए। जब लक्ष्मण को मूर्छित हो गए हैं तो राम जी कहते हैं लोके लोके कलत्राणि लोके लोके च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर। अब ये पंक्ति जब बोलनी है ना तो राम के हाथ कांपने चाहिए।
वो बता देना चाहिए कि लोग पूरे लोक में पत्नी मिल जाएगी, प्रेमिका मिल जाएगी, लेकिन एक भाई नहीं मिलेगा। तो भाई के लिए प्रेम दिखाने के लिए वहाँ रोमांच इत्यादि जो ये सात्विक भाव है उसमें अलग अलग हो सकते हैं, स्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो ये दिखाना है। इसमें एक छूट गया स्वर भंग, आवाज नहीं निकलती है। भरत का ही उदाहरण देते हैं, रामायण के उदाहरण अच्छे होते हैं इसलिए रामायण के उदाहरण दे रहा हूं। भरत को जब पता लग गया कि उनकी माता जी ने, कैकेयी ने राम जी को वनवास सुनवाया है राजा से, तो आप उस स्थिति को कल्पना करो, उस स्थिति की कल्पना करो जब भरत राम से मिले होंगे पहली बार वनवास के बाद, वनवास होने के बाद, मतलब जब भरत जी लेने आए, गए थे ना लेने, जब चरण पादुका वापस ले आए, उस समय जो भरत की स्थिति होगी वो स्वर भंग वाली होगी। उनका कंठ जो होगा वो रो रहा होगा, भरा हुआ होगा, और वो कह रहे होंगे कि मैं क्या बोलूं, उनके शब्द नहीं आ रहे होंगे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि वो एक तरह से लज्जित भी हो रहे हैं कि मेरे लिए माता ने मेरे भगवान जैसे भाई को वनवास दे दिया। तो एक तो लज्जा का भाव है और एक दुख का भाव है, और उस स्थिति में क्या होता है? स्वर भंग हो जाता है, स्वर चलता नहीं है, बोला नहीं जाता है। जब हम बड़े दुखी हो जाते हैं तो हमसे हमारी वाणी नहीं चलती है, तो स्वर भंगोथ। वही वन्यम होता है रंग फिर जाना। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आर्मी मैन है, एक आर्मी का हमारा एक सैनिक है, उसकी पत्नी है एक सामान्य स्थिति में, उसका चेहरा आप कल्पित कर लीजिए। और एक वो दिन आता है जब उस आर्मी के सैनिक को अपनी शहादत देनी पड़ती है, वो वीर गति को प्राप्त होता है, और जब वो उसके शरीर को, उस मृत शरीर को वो पत्नी देखती है, अब का चेहरा आप अपने नजरों के सामने लाइए। अब दोनों चेहरों को आप कंपैरिजन कीजिए, भेद दिख रहा है? वो जो पहले वाला है चेहरा, जब वो उसका पति उसके साथ है तो उसके चेहरे में एक चमक है, एक रौनक है। लेकिन जैसे उसका पति का मृत शरीर आता है तो उसका रंग जो है वो उड़ जाता है। अगर मैं आपको वैसे समझाता कि रंग उड़ना, तो आप ये कह सकते थे गुरुजी कैसे रंग उड़ता है? ये रंग उड़ता है, चेहरे की रौनक चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं चेहरा पीला पड़ जाता है। ये भी रंगमंच पे होना चाहिए कि किसी का पति अगर मरा हुआ दिखाना तो उसका रंग उड़ना चाहिए। वो जो आप इसी रामायण में जाइए, वो सीता जब राम जी के साथ वन में घूम रही थी उसे कोई कष्ट नहीं था, वो दुखी नहीं थी, तब का चेहरा और जब वो अशोक वाटिका में थी, दोनों चेहरों में भेद था। वो जो है नाटक में जीवंतता लाती है। और अश्रु तो भाव भर देते हैं। अश्रु मुख्य रूप से दो प्रकार से आते हैं, या तो वो प्रसन्नता में आएंगे या वो दुख में आएंगे। तो इसलिए ये जो सात्विक भाव है, 8 सात्विक भाव हैं, ये हमारे रस की अभिव्यक्ति को कराने के लिए सहायक होते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि स्वेद, स्तंभ, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवण्य, अश्रु और प्रलय, तो ये सारे जो हैं वो हमारे सात्विक भाव हैं। प्रलय जो छूट रहा है, किसी स्थिति में या किसी वस्तु में बिल्कुल तल्लीन होके जब कोई निश्चेष्ट हो जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में मूर्छा बोलते हैं, निद्रा बोलते हैं, किसी को घात लग जाए, सिर पे चोट लग जाए, वो गिर जाता है,
उसको बोलते प्रलय। प्रलय तो आ गई उस पे। तो ये जो स्थिति आती है ये रंगमंच पे दिखानी पड़ेगी। अब जब मान लिया आपने रंगमंच पे दिखाना कि एक नायक को पीछे से एक प्रतिनायक आ रहा है और डंडा मार के सिर पे डंडा मारा, अब नायक बोलेगी ऐसे पीछे हट के देखे, नहीं हो सकता। कुछ तो दिखाना पड़ेगा, गिर जाए कुछ करे। तो ये क्या है? प्रलय। तो ये सात्विक भाव है। तो हमने स्थायी भाव पढ़े, उसके बाद व्यभिचारी भाव पढ़े और उसके बाद सात्विक भाव हमने देखे। अब अग्रिम है एक्टिंग, जिसको हम कहते हैं अभिनय। अभिनय जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। आंगिको वाचिकश्चैव। आप लिखने की चिंता मत करो, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा सारा, और इस वीडियो के साथ भी सारा लिखित रूप में आएगा। आंगिको वाचिकश्चैव ह्याहार्यः सात्विकस्तथा चत्वारोऽभिनया ह्येते विज्ञेया नाट्यसंश्रयाः। 4 प्रकार की एक्टिंग है। भरतमुनि कहते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ एक्टिंग। अभिनय 4 प्रकार का है। पहला है आंगिक, अर्थात बहुत सारी चीजें अंगों से बता दी जाती हैं, बोलना नहीं। आपने मोनो एक्टिंग सुना होगा, चार्ली चैपलिन का आपने वीडियो देखे होंगे, वो बोलता ही नहीं है कुछ भी। हाँ, उसमें भी, मिस्टर बीन में भी नहीं आता है, और भी कई होते हैं, बोलना कुछ नहीं है लेकिन बिना बोले ही। कॉलेजेस में यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, एक मोनो एक्टिंग का अलग से कंपटीशन होता है। बोलना कुछ नहीं है और अपनी बात जो है उसका संदेश जो है वो दे देना है। तो वो किस में आता है? आंगिक। अगला है वाचिक। वाचिक बोल के, वो चाहे सामने बोलो या नेपथ्य के पीछे, पर्दे के पीछे भी बोला जा सकता है। अगला है आहार्य। जहां पर आंगिक, वाचिक और अंतिम जो सात्विक है, ये अभिनय शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वो नेपथ्य में हो रहे हैं, तो उस एक्टिंग को क्या बोला जाएगा? हाँ, क्योंकि देखो ये जो आंगिक एक्टिंग है वो तो रंगमंच पे हो रही थी, वो नायक कर रहा है, कि कोई नट कर रहा है। वाचिक बता दिया, वो बोलेगा। लेकिन ये जो है ये कहाँ हो रही है? जिसका प्रयोग नेपथ्य में होता है। नेपथ्य होता है पीछे का भाग, पर्दे के पीछे की बात जो होती है। तो वहां पे जो होता है उसको क्या कहते हैं? आहार्य। और अग्रिम है सात्विक। सात्विक वही है जो ये है कि इन भावों से जो एक्टिंग की जाती है। स्तंभ, अब मान लिया स्तंभ, आपने क्या किया कि एक पिटारे में सांप डाला, और जैसे मैंने डाला और मैं गोपाल के पास आया, और गोपाल कैसे हो? बढ़िया गुरुजी, सब ठीक है। और मैं इसके मुंह के पास वो खोल दूं और सांप बाहर निकले। अब गोपाल की क्या स्थिति होगी? एकदम वो नहीं गुरुजी, ये क्या है? अब मैंने जो किया ये क्या है? स्तंभ। हो सकता है ये कांप भी जाए, तो वेपथु भी हो गया, और इसका आवाज भी चली जाए थोड़ी देर के लिए, स्वर भंग भी हो गया। तो ये एक्टिंग जो है ये क्या है? सात्विक। 4 प्रकार की एक्टिंग जो है, तो इसलिए आंगिक समझ आ गया, वाचिक समझ आ गया, आहार्य, और अंतिम है सात्विक। अब अगला है धर्मी।
लोकधर्मी नाट्यधर्मी धर्मीति द्विविधः स्मृतः। नाटक दो तरह से लिखे जाते हैं, या लोक पर होते हैं या नाट्य पर आश्रित होते हैं, तो उसको धर्मी कहा है। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, अग्रिम चलते हैं। अगली है वृत्तियां, विशेष हैं साहित्य में। वृत्तियां जो है वो 4 हैं। भारती सात्वती चैव कैशिक्यार्भटी तथा चतस्रो वृत्तयो ह्येता यासु नाट्यं प्रतिष्ठितम्। ये जो पूरा नाट्य है ना, आप ये बोल सकते हैं कि इसको लिखने की जो विधा है, और थोड़ा अंग्रेजी में बोलना तो इसको लिखने का जो स्टाइल है, वो स्टाइल 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सात्वती, दूसरा है कैशिकी, भारती और आर्भटी। ये 4 वृत्तियां हैं। ये रसों के हिसाब से हो सकती हैं, एक और आप बोल सकते हैं कथा वस्तु के हिसाब से भी होती हैं। श्रृंगार होगा तो वहां पर एक विशेष प्रकार की वृत्ति रहेगी। रौद्र इत्यादि होगा, भय दिखाया होगा, तो वहां आर्भटी इत्यादि ऐसी कोई वृत्ति रहेगी। तो भारती, सात्वती, कैशिकी और आर्भटी ये एक कथा वस्तु से प्रभावित होती हैं। जैसी कथा वस्तु होगी वैसी वृत्ति होगी। कालिदास की एक अलग वृत्ति है, भवभूति शायद अलग वृत्ति में लिखते हैं, भारवी अलग वृत्ति में लिखते हैं। ऐसे ऐसे कवियों ने अलग अलग वृत्तियों में लिखा है। और ये वृत्तियां कहां कहां से इसके विषय में कहा है? ऋग्वेदात् भारती वृत्ति, यजुर्वेदात् तु सात्वती, कैशिकी सामवेदाच्च, अथ कैशिकी सामवेदाच्च, शेषाचाथर्वणात् तदा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सी वृत्ति आपकी कहां से ली गई है? तो पहली वृत्ति आती है आपकी भारती। भारती नाम की जो वृत्ति है वो कहां से ली गई है? अग्रिम है सात्वती। तो ये आ गई यदि। कैशिकी आई सामवेद, और आर्भटी जो है शेषः अथर्ववेदात्। ऋग्वेदात्, यजुर्वेदात्, सामवेदात्, अथर्ववेदात् एताः वृत्तयः उद्धृताः। अब वृत्ति के बाद अग्रिम जो आता है वो है प्रवृत्ति। वृत्ति और प्रवृत्ति में भेद जानिए। वृत्ति को कथा वस्तु ने थोड़ा प्रभावित किया था, कथा वस्तु के आधार पर 4 टाइप कर दिए, 4 प्रकार कर दिए। लेकिन प्रवृत्ति जो है वो क्षेत्र के हिसाब से होती है। वो जो स्टाइल है वो किससे प्रभावित हुआ? क्षेत्र के हिसाब से। पूरा लिखने की विधि अलग हो जाएगी। आप हिमाचल की एक कविता लो जो हिमाचल के लोगों ने लिखी हो, या हिमाचल के क्षेत्र में लिखी गई हो, चाहे आप पहाड़ी बोल सकते हैं, पंजाबी कल्चर की लिखी गई हो, और एक आप ले लो ब्रज क्षेत्र की, या उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां की कविता लो और यहाँ की कविता लो, भेद होगा ना। धीरज धर्म
मीत अरुनारी आपत काल परखिए चारी। अब ये जो कहने का तरीका है, इसी को पंजाबी में बोलना थोड़ा तो भेद होगा ना। चार ही शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, चारों बोलेंगे, और शब्द अलग होंगे, जरूर होंगे। अब डोगरी भाषा है निकट के जम्मू क्षेत्र की, डोगरी की जो टोन है, डोगरी का लिखने का तरीका है, उसको बोलने का तरीका है, उसके जो शब्द हैं वो मेल नहीं खाएंगे किसी दिल्ली वाली की कविता से नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की कविता से या मध्य प्रदेश की कविता से भेद होगा। तो क्षेत्र के हिसाब से भी भेद आता है, नाटकों में, काव्यों में भेद आता है। वो जो है वो 5 प्रकार की बताइए। आवंती दाक्षिणात्याच तथा चैवोड्रमागधी पांचाल मध्यमा चेति विज्ञेयास्तु प्रवृत्तयः। पहला है आवंती, अगला है दाक्षिणात्य, क्षमा कीजिएगा 4 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं जो भरत मुनि ने बताई है। पहली है आवंती, दूसरी है दाक्षिणात्य, अग्रिम है पांचाली, और उससे अगली है ऊड्रमागधी। आवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली, ऊड्रमागधी। अग्रिम है सिद्धि। दैविकी मानुषी चैव सिद्धि स्याद्विधैव तु। अब सिद्धि जो है वो 2 प्रकार की बताई है, पहली दैवी और दूसरी मानुषी। सिद्धि अर्थात नाटक में जो सिद्धियां होंगी या तो दैवीय होंगी या मानुषीय होंगी, तो वो 2 प्रकार से बताई है। अग्रिम है, क्रम में देखिए कौन कौन आ रहा है। संग्रह में अग्रिम क्या है? स्वर, बिल्कुल अग्रिम है स्वर। शारीराश्चैव वैणाश्च सप्त षडजादयः स्वराः निषादर्षभ गान्धार मध्यम पंचम धैवताः शारीराश्चैव वैणाश्च सप्त षडजादयः स्वराः निषादर्षभ गान्धार मध्यम पंचम धैवताः। तो शारीराश्चैव वैणाश्च, 2, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, 2 प्रकार के स्वर, ध्यान से सुनना, 2 प्रकार के स्वर 7 होते हैं। 2 प्रकार के स्वर 7 होते हैं। 7 भाई हैं, 3 जो हैं बड़े शरीफ किस्म के भाई हैं, और 4 जो हैं बड़े क्रूर हैं। तो क्या बोलेंगे? 2 प्रकार के भाई 7 हैं। समझ आ गया? 2 प्रकार के भाई 7 हैं। वैसे ही 2 प्रकार के स्वर कुल कितने हैं? 7। अब 2 प्रकार कौन से हुए? तो शारीरिक और वैणिक। जो स्वर मुंह से निकलेगा, जो स्वर जो है मुंह से निकलेगा या और आगे बढ़ जाए तो शरीर से निकलेगा। अर्थात आपने कई बार देखा होगा लोग चुटकियों से भी
उंगलियों से, चुटकियों से बीट्स बना देते हैं। मैंने ये वाला तो देखा है, उंगलियों पे चुटकियों से बजा देंगे, कोई मुंह से। हाँ, तो वही स्वर है ना। कोई मुंह से ही झनकार दे देगा, तो वो क्या है? शारीराष्ट वैणाष्ट। वैणा अर्थात जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट का, कोई यंत्र का प्रयोग किया है। हारमोनियम से भी तो स्वर जो है निकाले जा सकते हैं, गिटार से निकाले जा सकते हैं, वीणा से निकाले जा सकते हैं, इसलिए वैणा शब्द प्रयोग किया। तो वो जो है वो 2 प्रकार का स्वर हो गया। और 2 प्रकार का स्वर जो है वो 7 हैं। कौन कौन से स्वर हैं वो? तो पहला आया षडज, अग्रिम है ऋषभ, अग्रिम गांधार, चौथा है मध्यम, 5वां पंचम ही है, उससे अग्रिम है दैवत और अंतिम है निषाद। हो गए 7 प्रकार के स्वर, 7 ही होते हैं। इसलिए गीत में है ना 7 सुरों से, तो सुर तो 7 ही होंगे। तो भरत मुनि ने 7 जो हैं वो हमें स्वर बताए हैं। अब भरत मुनि ने ना, जिसको आप सामान्य भाषा में बाजा बोलते हैं, जो वाद्य यंत्र है, उसको भी आगे विभाजित किया है। देखो कितना डीप नॉलेज है। और आप ये मान सकते हैं कि उस समय वाद्य यंत्र होते होंगे और कई प्रकार के होते होंगे। क्या कह रहे हैं? ततं चैवावनद्धं च घनं सुशिरमेव च चतुर्विधं च विज्ञेय चतुर्विधं च विज्ञेयम् आतोद्यं लक्षणान्वितम्। अब स्वर से अगला क्या था? आतोद्य, वो जो वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र में क्या कह रहे हैं कि ततम तंत्र गतम, अग्रिम श्लोक में देखिए, जिसमें तंत्री लगी होगी, जिसमें तार लगी होगी। कुछ भी ले लीजिए, आज के समय में आप गिटार भी ले लीजिए, वो तार पे ही बजता है सारा। तो जो भी यंत्र तार से बजेंगे वो क्या है? ततम। हाँ, तंत्री गतम ततम चैव अवनद्धम। अर्थात जिसमें वो चमड़ा की तरह लगाया गया है, वो क्या होगा? अवनद्ध, जिसको पीटा जाता है, या जिसमें चर्म लगाया गया है। चर्म किस में लगा होता है? तबले में। हाँ, तो वो किस श्रेणी में आएंगे? अवनद्ध। अग्रिम है घन। घन अर्थात जो घन की तरह ध्वनि करेगा। अवनद्धम तो पौष्करम। अवनद्ध तो हो गया जिसमें कुछ चमड़ा चलाया गया, कुछ परत चढ़ाई गई है। और घन जो हो गया, घन जो कुछ एक तरह की ताल देता है और एक घनघोर गर्जन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे मेलों में एक वो बजाया जाता है नगाड़ा, वो एक घन करता है, घन की आवाज करता है। सर उसमें तो वही लगा होता है, चमड़ा लगा होता है, लेकिन वो हाथ से नहीं बजाया जाता है। अवनद्ध जो है वो पीटा जाएगा। तो इसलिए जो घन है वो ताल देता है, और वो ताल पे होता है। वो आपको ध्यान होगा अगर बजाया हो, वो ताल पे ही चलता है। और आगे क्या करें? अंतिम चौथा जो बताया इन्होंने, सुशिरमेव च। तो अगले श्लोक में इसका उत्तर दिया है सुशिरो वंश एव च, जो बांसुरी की श्रेणी वाले हैं, जो मुंह से बजाए जाते हैं, या और सरल करें तो जो फूंक से बजाए जाते हैं, वो किस में आएंगे? सुशिर में। अब देखो भरत मुनि तो आपको वाद्य यंत्रों को भी बता रहे हैं कि कितने प्रकार का है। संग्रह में अग्रिम क्या है? गान।
उसके बाद रंग, बस 2 रहे। हमने संग्रह इतने बड़े विषय को जो पूरे सेमेस्टर में चलता है, हमने 1 घंटे में पूरा करने का प्रयास किया। और MA वालों का तो मुझे लगता है सिलेबस खत्म हो गया। तो मुख्य रूप से संग्रह आपको पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अलग से, लेकिन मुख्य रूप से आपका संग्रह जो है वो ये है। तो उसमें आता है प्रवेशाक्षेप निष्क्राम, प्रासादिक मथांतरम, गानं पंचविधं जेयं, ध्रुवायोग समन्वितम्। उस रंगमंच पर कई तरह के गान का प्रयोग होता है। गान से जो मैं समझता हूं, आप नाटक तो देखते होंगे। अब उस नाटकों के वो जो आपके सोनी जी पर जो भी आ रहे हैं, उनके अलग अलग पात्रों को एक बार ध्यान में ला दीजिए। अब जो कोकिला बहन आ रही है, जब वो आएगी तो पीछे से गान जो है वो अलग तरह का होगा। हाँ बिल्कुल, आप उसको फील करें, इसलिए मैं आपको ध्यान ला रहा हूं। लेकिन उसकी बहू जब आएगी तो एक सौम्यता होगी उस म्यूजिक में। दिया बाती एक आता था नाटक, उसमें जब वो दोनों बात कर रहे हैं तो पीछे से एक लय चलती है ना, वो लय जो है वो माधुर्य देता है, एक मीठापन देता है। वो दोनों को जी करके बोल रहे हैं। वो मुझे अच्छा इसलिए लगा कि दोनों एक दूसरे को जी करके बोलते थे। सूरज जी बोलते थे और वो भी उनको, हाँ। तो जब वो दूसरे को एक दूसरे को जी जी करके बात कर रहे हैं, तो पीछे से जो एक गान लगा हुआ है, गान जो लगा हुआ है वो उस भाव को कह देता है। और अब मैं एक बात बताता हूं, इस गान को वही समझ सकता है जो सहृदय है। मेरे साथ एक व्यक्ति, मेरे पूजनीय व्यक्ति मेरे साथ बैठे थे, और वही जो आप कह रहे हैं, धूम धूम दाना धूम धूम दाना धूम धूम दाना धूम धूम, अब ये पीछे से आ रहा है। तो उन्होंने बोला बाजा इतनी जोर से बजाया, सुनाई नहीं दे रहा है। अब मैं उस बात को सोच रहा हूं कि भाई जिसने ये लगाया उसने तो बड़ा सोच के लगाया है कि सामने वाले देखने के मन में थोड़ा भय आ जाए, क्या वो आ गई है। जैसे एक पात्र था गुरुशा कपूर, कसौटी में या कहानी घर घर की, इनमें से किसी एक में था। तो गुरुशा कपूर जो थी वो प्रतिनायक थी, तो वो जब आती थी तो थोड़ा सा भय दिखाना होता था। अब दूसरे आदमी को लग रहा है कि बाजा बड़े जोर से बजा दिया। तो ये जो है, ये बाजा नहीं है, ये गान है। वो शब्दों को दबाने के लिए नहीं है, शब्दों को और सुंदर बनाने के लिए और इंपैक्ट डालने के लिए। जैसे लक्ष्मण को पूछा राम जी ने कि ये लक्ष्मण, ये जो आभूषण है ये मां सीता के हैं क्या? तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? बोला मैंने तो मां सीता को कभी आंख उठा के देखा ही नहीं, मैं उनके गले को, उनके वक्षस्थलों को कभी देख ही नहीं पाया। हाँ, मैं चरणों वाले जो हैं, चरणों के आभूषण जो हैं उनको पहचान सकता हूं, क्योंकि मैं रोज चरण स्पर्श करता था, तो वो मैंने देखे थे। अब यहां पीछे से एक म्यूजिक चले, लेकिन ये धूम धूम ताना धूम धूम वाला नहीं चले। एक विशेष प्रकार का, जिसमें एक मधुरता होगी, या इसमें कोमलता होगी, या जिसमें मासूमियत होगी, या जिसमें करुणता होगी। करुणता भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि राम जी सोचेंगे एक मेरे पास था जो बता सकता था कि आभूषण ये सीता के हैं, ये किसके हैं। तो उस भाव को और डीप बनाता है। कौन बनाता है? गान। देखो कितना अच्छा भरत मुनि ने संग्रह नाम दे दिया कि इसको पढ़ लो, 6वां अध्याय समझ आ जाएगा। तो गान जो है वो क्या कहें, पहला है, ये हमने पढ़ लिया क्या?
नहीं पढ़, प्रवेशाक्षेप निष्क्राम पढ़ लिया, ठीक है। प्रासादिक मथांतरम गानम पंचविधम ज्ञेयम ध्रुवायोग समन्वितम। और ये कब कब गाया जाएगा? तो बोला प्रवेश, जब आ रहा है ना तो पीछे से एक म्यूजिक चलना चाहिए, वो आप डिसाइड करेंगे। वो आप मतलब जो रंगमंच बनाने वाला है, जो नाटक बनाना है, वो डिसाइड करेगा कि मैं नायक पे कौन सी लय करूंगा। वो जो उसका विलेन है वो जब आएगा तो कौन सी लय होगी, जब नायिका आ रही है तो उसकी कौन सी लय होगी। वो आक्षेप जब होगा तो तब एक लय होगी। निष्क्राम जब चले जाएंगे, निष्क्राम जाने पे भी एक लय रहेगी। अग्रिम है प्रासादिक और अंतिम है आंतर। जब दो चीजें जुड़ेंगे तब भी एक गान जो है वो आएगा। और अंतिम है रंगमंच कैसा, रंगमंच पे क्या करना ये तो बता दिया, अंत में बता रहे हैं कि हमारा रंगमंच कैसा हो। रंगमंच अर्थात वो जो हमारी स्टेज है वो कैसी होनी चाहिए। चतुरस्रो विकृष्टश्च रंगस्त्रयस्त्रयकीर्तितः। अब क्या कह रहे हैं कि चतुरस्रो विकृष्टश्च, रंगस्त्रयस् कीर्तितः। अब रंग जो है, रंग अर्थात रंग भूमि, जो रंग भूमि है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। उसमें पहला है विकृष्ट, यहां दिख रहा है, तो पहला आया विकृष्ट। अग्रिम है चतुरस्र, और अंतिम है त्रयस्र। और इसी को ही क्या कहते हैं? ज्येष्ठ, मध्यम और अवर। ज्येष्ठ मंच, ज्येष्ठ रंग, मध्यम रंग और अवर रंग, या विकृष्ट रंग, चतुरस्र रंग, त्रयस्र रंग। और कुछ आचार्य ने तो एक के 3 मान लिए, मतलब इसका ज्येष्ठ भी होगा, इसका मध्यम भी होगा और एक अवर भी होगा, तो इस तरह 3 9 भेद भी हो जाते हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से यही मानते हैं कि इनको ऐसा कहा जाता है। तो ये रंगमंच की जो भेद बताए हैं, इनके आकार प्रकार का भी भेद होता है। मुख्य रूप से मैं बता देता हूं, एक रंगमंच आपका ऐसे होगा, एक आपका स्क्वायर होगा और एक आपका रेक्टेंगुलर होगा। जब जनता के बीच में जाके आपको, जैसे कि कोई सिंगर है और उसको लोगों के बीच में गाना है, पंजाबी सिंगर है सरताज, वो एक पंक्ति गाता है और दूसरे लोगों से गाने के लिए कहता है, ऐसे के लिए तो ऐसा रंगमंच चाहिए जो लोगों के बीच में जा सके, वापिस भी आ सके। तरुण सागर जी, जैन मुनि तरुण सागर जी थे। कड़वे बचन आप कभी सुनिए उनका यूट्यूब पे, कड़वे बचन बड़ा अच्छा बोलते थे। नाम कड़वे बचन था लेकिन अच्छा बोलते थे, थोड़ा कड़वा बोलते थे इसलिए कड़वे बचन। वो भी, उनकी भी जो ट्रॉली होती थी वो वस्त्र नहीं डालते थे, जैनी थे, तो उनकी जो ट्रॉली जिसमें वो बैठे होते थे वो ट्रॉली लोगों के बीच में जाती थी। तो ऐसा एक रंगमंच होता है जिसकी भरतमुनि ने कल्पना दी। एक होता है बिल्कुल बराबर सब जगह से, कोई ग्राउंड ऐसा भी हो सकता है जहां इस तरह का, और आपका जो क्षेत्र है वो इस आकार में, लंबे आकार में भी हो सकता है, तो उसमें रंगमंच जो होगा उस हिसाब का होगा। तो इस तरह से भरतमुनि ने जो संग्रह कहा
वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको हम डीप में बाद में पढ़ेंगे।